हेलो, दिस इज इनके मिशन, यू आर वॉचिंग इनके मिशन क्लासेज। आज के स्पोकन क्लास में आप सीखेंगे वर्ड टिप के अलग अलग प्रयोग, क्योंकि इससे पहले आपने सीखा था, कभी भी सीखे होंगे तो प्रेजेंट को एक्सप्रेस कैसे करें, लेकिन आज उसके साथ में पास्ट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे और फ्यूचर के बारे में वर्ड टिप का प्रयोग करके कैसे बताएंगे। उसके बाद जो आपको सीखना है, आप देखते हैं कि डू, डज, डिड, नथिंग के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, मतलब टू का प्रयोग नहीं करना होता है। लेकिन अगर वही दूसरे कोई वर्ब आता है, जैसे मान लीजिए वांट नथिंग बट, तो इसके बाद में फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होगा, क्यों होगा, ये जानना है। क्योंकि कई ऐसा चीज़ होता है जो आप ठीक से नहीं जान पाते, शॉर्ट में जानते हैं, पूरे डीप में जानना ज़रूरी है। और उसके साथ में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि अब का जो वीडियो जो भी बनेगा वो स्पोकन इंग्लिश के आधार पर ही होगा, मतलब आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ स्ट्रक्चर को जान लेने से कहीं कुछ होने वाला है नहीं, बल्कि इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप पे कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू डू वन थिंग ओनली, एंड दैट इज़ अवॉइड वेट ब्लैंकेट। मतलब ऐसे व्यक्ति से बचें जो आपको डिस्करेज करता हो। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे और उससे बोलते हैं वेट ब्लैंकेट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको हतोत्साहित करता हो। तो ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि वो आपको बोलेगा कि अरे ठीक से बोलो, गलती हो गया, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, जाओ 2 साल ग्रामर पढ़ो, उसके बाद अंग्रेजी बोलना। तो ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में यू नीड टू मेक अ लॉट ऑफ एंड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स टू स्पीक इंग्लिश वेल। आप जितना ज़्यादा गलती करेंगे आप उतना जल्दी सीखेंगे। तो अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो गलती करने के लिए कमर बांध लीजिए, कमर को टाइट कर लीजिए, गलती कीजिए और जानबूझकर गलती कीजिए, खूब बोलिए, और उसके बाद अपने आप ठीक होने भी लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी आपको स्ट्रक्चर्स बतला रहे हैं, इसको क्या करना है, ब्रेन, यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन में नहीं बल्कि यहाँ पर लिप्स पर लाना है। ट्रेन योर माइंड, मतलब माइंड को ट्रेन करना है ताकि इंग्लिश बोलते समय आपको धारा प्रवाह बोल सके, सोचना नहीं पड़े, क्योंकि सोचेंगे बोल नहीं पाएंगे। सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने वाले सोचते रहेंगे, बोलने वाले बोल देंगे। तो इसीलिए आपको जो भी इच्छा हो, रॉन्ग एंड राइट, बोलना शुरू कीजिए। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि घर बैठे आपको इंग्लिश बोलना सिखा के रहूँगा। अब तो गारंटी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है और इस वीडियो के लास्ट में आपसे हम क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, व्हाट इफ। व्हाट इफ का प्रयोग यहाँ पर अगर इसके साथ में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, मतलब V1 और V5 का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में, तो इसका मतलब ये है हम किसी से राय लेना चाह रहे हैं, किसी से सजेशन लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, मान लीजिए अगर ऐसा बात हो जाता है, घटित हो जाता है, तो फिर कैसा रहेगा। जैसे व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, अगर भारी वर्षा हो जाए तो कैसा रहेगा। हम सजेशन पूछ रहे हैं, सजेशन चाह रहे हैं, सलाह चाह रहे हैं, ओपिनियन। व्हाट इफ अ गोस्ट अपीयर्स, अगर मान लीजिए कि अगर भूत अभी सामने खड़ा हो जाए तो फिर कैसा रहेगा, हम ये पूछ रहे हैं, हम किसी से राय जानना चाह रहे हैं। व्हाट इफ शी कॉल्स यू, कैसा रहेगा अगर वो तुम्हें अभी कॉल कर ले, कैसा रहेगा, राय विचार जान रहे हैं। व्हाट इफ योर फादर कम्स, और कैसा रहेगा तुम्हारे पिताजी आ जाएं। तो देख रहे हैं कि हम किसी से उसकी राय को जानना चाह रहे हैं। व्हाट इफ आई लीव यू अलोन, और कैसा रहेगा मैं आपको अकेला छोड़ दूं तो कैसा रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि व्हाट इफ के बाद में अगर प्रेजेंट टेंस को हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उससे सजेशन जान रहे हैं कि कैसा रहेगा या फिर क्या होगा अगर तुम्हारे पिताजी अभी आ जाएं। तो सजेशन हम जान रहे हैं, किसी से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। व्हाट इफ के बाद में अगर पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। अब इसका मतलब ही होगा कैसा रहेगा, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटी समझने के लिए लिखते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ये समझने के लिए आपको बताएं हैं कि इसका मतलब भी वही हुआ कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या है,
फ्यूचर का होगा। सेंटेंस के जरिए समझ में आएगा। व्हाट इफ आई गिव अप ड्रिंकिंग, अगर मैं शराब पीना छोड़ दूँ, अगर मैं शराब पीना छोड़ दूँ तो कैसा रहेगा। हम किसी से हम फ्यूचर में छोड़ेंगे अभी नहीं, बल्कि आने वाले समय में शराब पीना छोड़ दूँ तो कैसा रहेगा। एक इमेजिनेशन, क्योंकि जब भी आप इमेजिन करते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस के जरिए आप इमेजिन करते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर व्हाट इफ के बाद में पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। व्हाट इफ आई डिड कम टुमारो, क्या होगा अगर मैं कल नहीं आऊँ तो क्या होगा। देख लीजिए, हम कल की बात बोल रहे हैं लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम एक इमेजिन करके बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि मैं नहीं आऊँ तो क्या होगा। What if you got beaten by teacher, अगर तुम शिक्षक से पिटाई खाओ तो क्या होगा, कैसा रहेगा। What if you became the PM, अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो कैसा रहेगा। ये भी एक इमेजिन है और हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, भले ही बाद में हो या ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर टू बी एक्सप्रेस्ड बाई दिस। व्हाट इफ इट रेन्ड एट नाइट, क्या हो अगर रात में वर्षा हो जाए तो क्या होगा। तो देख रहे हैं कि प्रेजेंट का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट जब इसका प्रयोग करेंगे, व्हाट इफ के बाद में पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो इससे फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे व्हाट इफ के बाद में हैड प्लस V3 दिमाग में रखना होगा, दिमाग में सेट करना होगा कि व्हाट के बाद में अगर पास्ट परफेक्ट का यूज करें तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो हम लिखेंगे क्या होता अगर, क्या होता अगर, क्या होता अगर। व्हाट इफ आई हैड मिस्ड द ट्रेन, क्या होता अगर हमारी ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई होती तो क्या होता। What if I had not reached on time, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा होता तो क्या होता। इसका मतलब हुआ something was not happened, कुछ मतलब पास्ट में कुछ घटित नहीं हुआ तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं something did happen in past। What if I had not reached on time, what if she had not met me, what if she had not met me, अगर वो मुझसे मिली नहीं होती तो क्या होता। बस मतलब इसका मतलब हुआ कि वो मुझसे मिली। What if he had slapped you, अगर वो तुम्हें एक थप्पड़ दे दी होती तो फिर क्या होता। पास्ट की बात है लेकिन यह घटना नहीं हुआ। What if he had fallen from the tree, और क्या होता अगर वह पेड़ से गिर गया होता, मतलब ये हुआ कि पेड़ से नहीं गिरा। देख रहे हैं कि व्हाट इफ का मतलब तो बहुत ही आपने पढ़ा, लेकिन हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये आपने सीखा है। थोड़ा सा अलग चलते हैं जो आपको जुबान पे रखना है, क्योंकि हम जो भी स्ट्रक्चर आपको बताएंगे आपको अपने जुबान पर रखना है ताकि बोलते समय आप बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। आई लाइक द वे, मतलब ये है का तरीका पसंद है, का तरीका पसंद है। कैसे। आई लाइक द वे यू स्पीक, तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे शी वॉक्स, उसके चलने का तरीका मुझे पसंद है। और देखिए हम लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, इसलिए अब हमें इसको याद रखें आई लाइक द वे, और उसके बाद में सेंटेंस का यूज़ करना है। कोई भी सेंटेंस को लिख देना है, को बोल देना है। तो आई लाइक द वे शी डील्स विद पीपल, वो जिस तरीके से लोगों से डील करती है, बातचीत करती है, व्यवहार करती है, वो तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे यू टॉक टू एनीवन, आप किसी भी व्यक्ति से जिस तरीके से बात करते हैं ना, ये तरीका मुझे पसंद है। तो आई लाइक द वे, और उसके बाद में जो सेंटेंस आप बोलना चाह रहे हैं बोल देंगे, बहुत आसान है। आई लाइक द वे गॉड केयर्स फॉर ऑल, गॉड, ईश्वर जिस प्रकार से सभी लोगों की परवाह करते हैं, सभी लोगों की देख रेख करते हैं, मदद करते हैं, और ये तरीका मुझे बहुत पसंद है क्योंकि छुपे छुपे सबको मदद कर रहे होते हैं, तो ये तरीका मुझे पसंद है। तो आई लाइक द वे आपको अपने जुबान पर रखना, आई लाइक द वे, आई लाइक द वे, आई लाइक द वे, ऐसे अगर आप बोलते हैं तो ये आपके जुबान पर आ जाएगा। सोचना नहीं है, सोचेंगे सोचते रह जाएंगे। तो ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर टंग, क्या करना है कि माइंड में भेजना है और बार बार बोल बोल के ट्रेन कर देना है टंग को, ताकि बोलते समय आपको सोचना नहीं पड़े, धारा परवाह निकल जाए। तो चलिए इसके आगे देख लेते, छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इसके बाद भी आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लेट मी नो, लेट मी नो,
इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे बताओ। लेकिन इसमें भी ट्रिक है, उसे समझना है। तो इसका मीनिंग होगा मुझे बताओ। किसी से कुछ पूछना है तो आप बोलेंगे लेट मी नो। लेकिन ट्रिक क्या है कि इसके बाद में WH आएगा और उसके बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। WH के बाद आप डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज करेंगे। डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। जैसे लेट मी नो वेयर डू यू लिव, ऐसा नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट मी नो वेयर यू लिव, मुझे बतलाओ तुम कहाँ रहते हो। लेट मी नो व्हाट योर नेम इज, लेट मी नो व्हाट योर नेम इज। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखेंगे लेट मी नो व्हाट योर नेम इज, लेट मी नो हाउ यू ऑपरेटेड। जैसे यहाँ पर ऑपरेट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, जो मूल फार्मूला है लेट मी नो, उसके बाद में WH, फिर सब्जेक्ट और उसका जो भी वर्ब आता है, मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो जरूरत के अनुसार। लेट मी नो व्हेन शी कम्स, मुझे बतलाओ वह कब आती है। लेट मी नो हाउ यू ऑपरेटेड, मुझे बतलाओ तुम इसे कैसे यूज करते हो, कैसे चलाते हो। लेट मी नो अबाउट whom यू आर टॉकिंग, लेट मी नो अबाउट whom यू सब्जेक्ट और उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो लेट मी नो अबाउट whom यू आर टॉकिंग, मुझे बतलाओ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में अंग्रेजी बोलने के लिए इसका यूज अक्सर होता है और बहुत सुंदर तरीका है किसी से कुछ भी पूछने का। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे याद रखिए, पढ़ते समय, अभी वीडियो को देखते समय ही दिमाग में सेट करते चलिए। फील फ्री टू, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम लोग खूब यूज करते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं भाई यहाँ आने में संकोच मत करना। टीचर बोलते हैं देखो हमसे कुछ भी पूछने में संकोच मत करना, बिंदास होकर के कुछ पूछो। मामा जी कहते हैं देखो जब भी यहाँ पर आना हो तो संकोच मत करना, बस जब मन हो उठो और चले आओ मेरे यहाँ, ऐसी बात है। तो फील फ्री इसका यूज होता है। तो मीनिंग समझने के लिए क्या करेंगे, बिंदास होकर कोई काम करना। बिंदास होकर कोई काम करना मतलब निसंकोच होकर कोई काम करना, सोचना नहीं है, संकोच नहीं करना। जैसे फील फ्री टू विजिट हियर अगेन, फील फ्री टू विजिट हियर अगेन मतलब यहाँ दोबारा आइए, निसंकोच होकर यहाँ पर दोबारा आइए। फील फ्री टू सीक हेल्प फ्रॉम मी, जब भी ज़रूरत हो मुझसे मदद मांगे और निसंकोच होकर मुझसे मदद मांगिए, बिना किसी संदेह के, बिना किसी तरीके से। फील फ्री टू टॉक टू मी इन नीड, ज़रूरत के समय निसंकोच होकर मुझसे बात कीजिए। फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम, मुझे कभी भी फ़ोन कीजिए, मुझे कभी भी बिना संकोच के फ़ोन कर लीजिए। फील फ्री टू टेल मी योर प्रॉब्लम, बिना संकोच, निसंकोच, बिंदास होकर अपनी समस्या मुझे बतलाइए। तो ऐसे हम लोग तो इसका यूज हमेशा कर ही रहे होते हैं, लेकिन अब है कि आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए हम आपको रेगुलर बताएंगे, ऐसे ऐसे हम खास कर स्ट्रक्चर्स बताने जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने और लिखने में ही काम आता है। अब आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रामेटिकली भी आपको जानना ज़रूरी है, इंग्लिश स्पोकन में हो चाहे रिटन में हो, इसे जानना जरूरी है। जैसे डू नथिंग बट होता क्या है, इसका मीनिंग तो है कर, माने कोई काम करते ही रहना, करते ही रहना, किसी काम को करते ही रहना। लेकिन रियल मीनिंग तो हम समझेंगे। और बट के बाद में यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। जैसे आई डू नथिंग बट थिंक अबाउट माई कैरियर, मैं अपने कैरियर के बारे में, मैं अपने भविष्य के बारे में, जीवन के बारे में सोचते ही रहता हूँ। तो मीनिंग तो है कि कोई काम करते ही रहता हूँ, लेकिन समझने की बात है कि यहाँ बट के बाद में जो भी वर्ब आएगा टू नहीं लगेगा। बट के बाद में जो भी वर्ब आएगा टू नहीं लगाना है। क्यों? यहाँ पर डू, डज, डिड कुछ भी आ सकता है। आई डिड नथिंग बट थिंक अबाउट माई कैरियर, मैं अपने कैरियर के बारे में सोचते ही रहता था। आई, उसके बाद ही डज, मान लीजिए सब्जेक्ट ही है, ही डज नथिंग बट थिंक अबाउट हिज कैरियर, वो अपने कैरियर के बारे में सोचते ही रहता है। तो ये तो कॉमन है, ग्रामेटिकल रूल है, लेकिन इसके साथ ये भी जान लेना है कि बट के बाद में टू नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, उससे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। आई डू नथिंग
बट हेल्प द नीडी। मैं ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट रिमेंबर गॉड। मैं गॉड को याद करते ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं छात्रों को स्टूडेंट्स को केयर करते ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट स्टडी इंग्लिश। और मैं इंग्लिश का अध्ययन करते रहता हूँ। तो ये तो हो गया एक रूल डू नथिंग से संबंधित। लेकिन अब क्या है कि आपको जानना है कि अगर वही डू डज डिड नहीं हो, कोई दूसरा वर्ब हो और उसके बाद में नथिंग बट आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब हम फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। मतलब ये हुआ कि वर्ब का यूज़ तो करेंगे, उसके साथ में टू लगेगा। मीनिंग वही होगा, करते ही रहना। जैसे आई वॉन्ट नथिंग बट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखना ही चाहता हूँ। मतलब जोर देना है, कोई काम को करना ही चाहता हूँ, किसी काम को करना ही चाहता हूँ। जैसे आई वॉन्ट नथिंग टू बट टू सर्व द कंट्री। मैं अपने देश को सेवा करना ही चाहता हूँ, किसी काम को करना ही चाहते हैं, मतलब करना ही चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वांट नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। आई वांट नथिंग बट टू टॉक टू माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से बात करना ही चाहता हूँ। आई वांट नथिंग बट टू बी विद माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट नथिंग बट टू बी योर ट्रू फ्रेंड। और मैं आपका सच्चा दोस्त ही बनना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप नथिंग बट से पहले ध्यान देना होगा। अगर डू डज डिड आता है तो बट के बाद में क्या होगा? बट के बाद में वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन टू नहीं होगा, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। लेकिन डू यहाँ पर जो नथिंग बट है उससे पहले अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाता है, कोई भी दूसरा वर्ब आता है, तो बट के बाद में हम टू का प्रयोग जरूर करेंगे। मतलब फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। तो समझ गए होंगे। इसी तरीके से रेगुलर चलेंगे। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करेंगे, देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। मुझे बताइए आपकी योग्यता क्या है। आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि आपकी योग्यता क्या है। आसान है, लेट मी नो, बहुत आसान है। देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।